नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। गुजरात की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या होगी कांग्रेस और आप की रणनीति? सीटों के बंटवारे को लेकर आप अध्यक्ष गढ़वी ने क्या की घोषणा? गुजरात में बीजेपी के सामने इंडिया का नया गठबंधन कैसे देगा फाइट? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के राजनीति की सनसनीखेज खबर सामने आते ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने ऐलान किया है कि पार्टी गुजरात में इंडिया अलायंस के तहत आगे बढ़ेगी। गढ़वी ने कहा कि इस बार गुजरात में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी, इस संबंध में प्रारंभिक स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है। जल्द ही चीजें आगे बढ़ेगी। गढ़वी ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता अमित नायक ने कहा कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। देश के लोग अब बदलाव चाहते हैं। बीजेपी के विचार के समान इंडिया गठबंधन लड़ेगा। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशोदान गढ़वी ने कहा कि गुजरात में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को बचाती है। गढ़वी ने एक के बाद एक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में इस्तीफा होना आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी नेताओं के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 137 दिन बाद सांसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। स्वागत के लिए जुटे इंडिया गठबंधन के सभी सांसद देखने को मिले। संसद में कैसे कांग्रेस देगी बीजेपी को सख्त लड़ाई? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। संसद सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन के सांसदों ने स्वागत किया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया। इसमें उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद है। राहुल गांधी की सजा पर रोक और फिर सदस्यता बहाली को कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद में एंट्री के बाद कांग्रेस के तेवर और आक्रामक हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि राहुल गांधी ने इस मामले में माफी न मांगकर मजबूती दिखाई और विचारधारा के लिए डटे रहने का जज्बा दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार की अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाने वाले आदिवासी कपल ने हाल ही में निर्देशक पर क्या लगाए गंभीर आरोप? देखते हैं रिपोर्ट में। ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाने वाले आदिवासी कपल बोमन और बेली ने हाल ही में निर्देशक कार्तिकी गोसाल्विस और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 अगस्त को एक निजी इंटरव्यू में इस कपल ने मेकर्स पर वित्तीय शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बोमर और बेली के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान कार्तिकी गोसाल्विस के उनके साथ अच्छे संबंध बन गए थे। कपल ने दावा किया था कि इसके बाद गोसाल्विस ने उनसे दूरियां बना ली। कपल ने शादी के सीन की शूटिंग के दौरान किए गए खर्चे पर बात करते हुए कहा कि उन्हें इसमें बेली की पोती की रिक्शा के लिए बचाए गए पैसे का यूज करना पड़ा था। इसके लिए हमारे करीब 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। हालांकि कार्तिकी ने हमसे वादा किया था कि वो पैसे लौटा देगी, लेकिन अब तक उसने पैसे नहीं लौटाए हैं। बता दें कि इस साल द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। फिल्म की सफलता के बाद तमिलनाडु सरकार ने बोमन और बेली के लिए एक घर और प्रत्येक को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, जबकि कार्तिकेय को राज्य सरकार से 1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में कुपवाड़ा जिले में तंगधार सेक्टर के अमरोही इलाके में एलओसी पर एक आतंकवादी को मार गिराया। सेना ने जवानों ने कैसे किया ऑपरेशन? देखते हैं रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में अमरोही इलाके में एलओसी पर एक आतंकवादी को मार गिराया। सेना ने आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरा झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ रुक कर गोलीबारी कर रहा है। मारे गए अज्ञात आतंकवादी का शव और आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है। शनिवार को कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकी संगठन PAFF ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अनुच्छेद 370 खत्म करने का बदला बताया है। सेना को कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र में ऊंचे इलाकों में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस के साथ जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभियान के दौरान शुक्रवार को आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। उनके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भारत ने चीन को बड़ा संदेश दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह SCO को विकसित वैश्विक मंच पर चीन के दबदबे को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने क्या दिया चीन ड्रैगन को साफ संदेश, देखते हैं खास रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब PM मोदी भी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक को भी वर्चुअल तरीके से आयोजित किया था, जो चीन को काफी नागवार गुजरा था। अब भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है और इस कदम से ड्रैगन को साफ संदेश दे दिया है कि वैश्विक मंचों पर उसे चीन की दादागिरी मंजूर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तय कार्यक्रम के मुताबिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों को इसमें हिस्सा लेना था। सबसे पहले पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वह वर्चुअल तरीके से इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अब भारत ने भी संकेत दे दिया है कि PM मोदी दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे हैं। भारत में इस साल G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने वाला है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन भी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजित पवार का स्वागत किया और कहा वो पहली बार सही मंच पर आए हैं। आप विकास कार्य को पूरा करने के लिए सही व्यक्ति है। तो सामने अमित शाह को अलग अंदाज में अजित पवार ने क्या कहा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय के डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर दी है। यहां शाह ने हाल ही में एनसीपी नेता अजित पवार के गठबंधन सरकार में शामिल होने पर स्वागत किया। अमित शाह ने कहा, अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं। अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं। तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं, दादा बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दिया आपने। वहीं अजित पवार ने भी अलग अंदाज में शाह को धन्यवाद दिया। अजित ने कहा, माननीय अमित भाई गुजरात से आते हैं लेकिन अधिक प्रेम महाराष्ट्र से करते हैं। कारण आप सबको पता है कि वो महाराष्ट्र के दामाद है। मानो या ना मानो, हर दामाद जी को ससुराल से थोड़ा ज्यादा प्रेम ही हो जाता है।
अजित की बात सुनकर अमित शाह को मुस्कुराते देखा गया। अजित ने आगे कहा, खुशकिस्मती की बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य कभी एक थे। सहकारिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों का इतिहास और वर्तमान गौरवशाली रहा है। देश में अब तक 1555 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियां पंजीकृत है, जिसमें 42% मल्टी स्टेट सहकारी समितियां महाराष्ट्र में है। इससे पता चलता है यहाँ सहकारिता कितनी मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।